बार फिर से आपका भाई चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कि अपवर्तनांक की। कई स्टूडेंट्स को अपवर्तनांक समझने में बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आज बात करेंगे इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और जानेंगे कि आखिरकार यह क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार की राशि है। तो चलते हैं, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपवर्तनांक के टाइप्स की और अपवर्तनांक क्या होता है, कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कुछ अपवर्तनांक होंगी। पहले जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो प्रकाश की चाल निर्धारित करता है, यानी कि अपवर्तनांक की सहायता से। यहाँ पर अपवर्तनांक की परिभाषा यदि हम लिखें तो अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण, यानी कि प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, यानी कि वह कितनी तेजी से या कितनी तेजी से माध्यम में चल सकती है, जिससे हम उसे मेजर करते हैं, मापते हैं, उसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। बात करते हैं यह कैसी राशि है, तो हम बात करते हैं अपवर्तनांक की, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यह एक अदिश राशि है, यहाँ पर हम इसे अदिश राशि। और बात करते हैं वीमा डायमेंशंस की, तो यहाँ पर ये वीमाहीन है, यानी कि इसकी कोई भी वीमा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्रकार की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सामान्यतः दो प्रकार से, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की, उसके बाद बात करेंगे हम सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तो वायु के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे यदि मान लें हम अपवर्तनांक को हम यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे, इस सिंबल से हम इसे डिनोट करेंगे, व्यक्त करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इसे आप याद कर लें। आप अपनी बुक्स में देखते होंगे कि इसे एन द्वारा भी व्यक्त करते हैं, तो आप किसी भी राशि से इसे व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो लेट करते हैं वायु, यानी कि वायु का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। यहाँ पर वायु के सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक c/v के बराबर होगा। यहाँ पर c जो है यह प्रकाश की निर्वात में चाल है, यानी कि वायु में चाल है, प्रकाश की चाल है, और यहीं पर यह प्रकाश की माध्यम में चाल को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक c/v के बराबर होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट अपवर्तनांक के टाइप की, जिसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो सापेक्ष अपवर्तनांक समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश माध्यम किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में गमन करता है,
तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इसे का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख करते हैं कि प्रकाश का एक माध्यम में अपवर्तनांक μ1 और एक माध्यम में दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक μ2 है। तो अब हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं उसके विषय में हम आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में गमन करता है यानी जाता है, तब माध्यम एक माध्यम से दो का अपवर्तनांक इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से 1μ2 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम इसे यहाँ पर और आगे सॉल्व करें तो इसे हम यहाँ पर μ2/μ1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर μ2/μ1 यदि बात करते हैं v1 और v2 की यानी कि प्रकाश की चालों की, तो इसे हम आगे इस प्रकार से v1/v2 लिख सकते हैं। v1 हमारे माध्यम 1 यानी कि जो हमारा माध्यम था पहला उसकी चाल है, वहीं पर माध्यम v2 की बात करें तो हमारे दूसरे माध्यम की चाल है, इसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कह लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में कांच, जल और हीरे के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के विषय में हम जानते हैं। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के उदाहरणों की बात करें तो हमारे कांच, जल और हीरे को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लास, यहाँ पर कांच के अपवर्तनांक को μg यानी कि म्यू और जी से ग्लास के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 यानी कि 1.5 होता है। वहीं पर बात करते हैं वाटर की यानी कि जल की, तो इसे हम μw यानी कि म्यू अपवर्तनांक, w से वाटर यानी कि जल, तो यहाँ पर ये 4/3 यानी कि 1.33 यानी कि यह ग्लास से कम होता है इसका अपवर्तनांक। वहीं पर बात करते हैं हीरे की, तो हीरे को हम डायमंड यानी कि μd द्वारा व्यक्त करते हैं। हमारा μd बराबर यहाँ पर 12/5 यानी कि 2.4 होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपवर्तनांक हम देख रहे हैं कि डायमंड का होता है। और उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद हमारा अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हमारा ग्लास का, और उसके बाद बात करते हैं तो हमारे जल का अपवर्तनांक होता है। यदि इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो μd ग्रेटर देन μg और ग्रेटर देन μw, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ अपवर्तनांक का जल, कांच और हीरे का। इसके बाद हम थोड़ा आगे और एक दो टिप्स जान लेते हैं। यहाँ पर 12th और हाई स्कूल के सभी छात्रों के लिए एक विशेष सूचना है कि जब अपवर्तनांक का नाम आपकी किताब या किसी न्यूमेरिकल आंकिक उदाहरणों में लिया जाए तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य सापेक्ष अपवर्तनांक से न होकर निरपेक्ष अपवर्तनांक से होगा। यानी कि जब आपको अपवर्तनांक कहीं पर लिखा दिखे तो आप उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक ही समझेंगे। आगे की क्लासों के लिए हमने यहाँ पर विशेष वीडियो बनाया था, इसलिए 12th और हाई स्कूल के जो छात्र इसे देख भी रहे हैं वह भी अपने ज्ञान के लिए यह जान जरूर लें। लेकिन हाई स्कूल और इंटर के सभी क्वेश्चनों के लिए अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की तरह ट्रीट करेंगे और उससे ही सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चनों की। वहीं पर बात कर लेते हैं अपवर्तनांक को कौन कौन से कारक विभाजित यानी कि प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग ऑफ अपवर्तनांक के कारकों की बात करते हैं, यानी जो इफेक्ट्स करते हैं। तो माध्यम की प्रकृति कैसे, यानी कि माध्यम किस प्रकार का है, हमारा नेचर ऑफ मीडियम की बात करें तो नेचर ऑफ मीडियम हमारा जो है वो हमारे अपवर्तनांक को प्रभावित कर सकता है। माध्यम का रंग या तरंगदैर्घ्य प्रभावित कर सकता है। जब ताप बढ़ाते हैं तो माध्यम का अपवर्तनांक भी बढ़ता है। ये हमारा विशेष नोट फैक्ट्स है कि जब हम टेम्परेचर यानी कि T को बढ़ाते हैं तो हमारा जो माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि म्यू होता है वह भी बढ़ता, यानी कि बढ़ता नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पर म्यू यानी कि अपवर्तनांक घटता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।